अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज हमने ना ईडी एनालिसिस को देख रहे हैं। ईडी एनालिसिस हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि ईडीए क्या होता है, ईडी एनालिसिस क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो। हमें से पता है किसी को ईडीए का? चलो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने डाटा को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। मतलब कि आप उस पर डिफरेंट चीज़ें, पांडास के फंक्शंस वगैरह अप्लाई करके उसको विजुलाइज करके देखोगे कि इसमें क्या ट्रेंड चल रहे हैं, डाटा किस तरह का है, इसमें क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत उसमें से फजूल चीज़ें आपने वो निकालनी होती है, डाटा को क्लीन करना होता है एडी से, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस बेसिकली मतलब आप ले सकते हो कि डाटा को एक्सप्लोर करना, ठीक है। लेकिन डाटा में देखना है कि इसके अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और कैसे पड़ी हुई हैं और क्या ट्रेंड्स हैं, सही है। बेसिक सा मतलब इसका यही है। इसके वेरियस स्टेप्स होते हैं इसको करने के। जो हम देख लेते हैं, वो पहला स्टेप होता है डाटा को इम्पोर्ट करना, सही है। कि आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके पहले अपना डाटा इंपोर्ट कर लिया, सही है। वो सबसे पहला स्टेप तो बेसिकली यही है कि डाटा होगा तो वही है ना, कि डाटा को कलेक्ट करना। दूसरा स्टेप ये है कि आपने डाटा को अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसकी क्या नाम है, स्टैट्स क्या हैं इसके अंदर, और बाकी सब चीज़ें जो भी होती हैं कि इसके अंदर कौन से कॉलम्स हैं, एटीसी हर चीज़ आपने देखनी चाहिए। तीसरा स्टेप होता है कि उसको क्लीन करना है डाटा को, ठीक है। क्लीन आप बेसिकली इन तीन चीज़ों की बेस पे करते हो। ये एक्स्ट्रा कॉलम्स जो होते हैं ना, कि लाइक जो कॉलम आपको नहीं चाहिए, फिजूल कॉलम पड़े हुए हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, कि डाटा उसके बगैर अच्छा अच्छा काम दे सकता है, ठीक है। अब उनको रिमूव कर देते हो, सही है। उसके बाद आप मिसिंग वैल्यूज को टैकल करते हो, कि लाइक आपने देखा होगा मोस्टली ना कॉलम के अंदर NaN लिखा होता है, वो होती है नल वैल्यूज। आपने उनको ना डिलीट करना होता है, क्योंकि वो हमारे डाटा को खराब करती है, सही है। वो एक्यूरेसी को खराब करेंगी। जब हम उस पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स डाटा पे अप्लाई करेंगे ना, तो एक्यूरेसी को खराब करेंगी। तीसरी चीज होती है हैंडलिंग आउटलायर्स। आपको मैंने, अगर हमने पहले लेक्चर्स देखे ना पांडा वाले, तो पांडास में हमने देखा था, जब हम स्कैटर प्लॉट बनाते थे ना एज और फेयर का, तो बाकी सारा ग्राफ एक जगह पे बन जाता था। और जो बाकी चीजें ना, वो सारी इधर ऊपर दो दो पॉइंट्स ऊपर आ रहे होते थे, ठीक है। वो आउटलायर्स थे। उनको हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना, बाकी सारा डाटा एक जगह पे पड़ा है, वो दो तीन बंदे ना बहुत ही ज्यादा बाहर जाके बैठे हुए हैं। तो वो हमें एक मसला कर रहे हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस मीटिंग है। तो ऑफिस मीटिंग में अब क्या नाम है, सारा स्टाफ हाजिर है, और दो बंदे ना नवाब साहब बन के ना बैठे हुए हैं लहदा भी जाके ना, कि साड़ी खैर है, इतों बह के देख लांगे मीटिंग, ठीक है। ते वो आउटलायर्स हैं एक मिसाल के तौर पर। तो आउटलायर्स को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। फिर ना इसमें आप दो तरह के एनालिसिस को परफॉर्म करते हो, एक होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, और एक होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट, यूनि से मतलब आप समझ ले लो, मतलब ले लो कि यूनिवेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का जब आप डाटा एनालिसिस करते हो ना, कि आप एट अ टाइम एक वेरिएबल को देख रहे हो, तो आप यूनिवेरिएट एनालिसिस को कहते हो। तो ये मैंने स्टेप्स इसमें गलत लिखे हुए हैं, एक सेकेंड। ये जो स्टेप्स है ना, इनको मैं कट कर लूँ। ये स्टेप्स होते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ये स्टेप होते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस जैसे यूनिवेरिएट एनालिसिस है ना, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया कि जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्या नाम, वेरिएबल्स को आप एक साथ डिस्कस कर रहे हो, जैसे रिलेशंस देख रहे हो आपस में उनका, कि वेज और फेयर का आपस में क्या रिलेशन है, सर्वाइव्ड और फेयर का क्या रिलेशन है, किसी जितने भी आप रिलेशंस देख रहे हो, आप उनको ना दो बेसिस पे डिवाइड करते हो। एक करते हो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की बेस पे, और एक करते हो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बेस पे। अगर वो स्टैट्स वाली बुक जो मैंने भेजी थी वो आपने पढ़ी है, वो छोटी सी बुक थी, कोई 20-25 पेज भी उसको पहले पढ़ लेते ना, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि कैटेगोरिकल डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, ठीक है। कैटेगोरिकल डाटा मतलब कि कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे आपने देखा ना, कुछ डाटा ऐसा है कि जैसे कैटेगरीज बनी है, जैसे पी क्लास है, वो न्यूमेरिकल डाटा नहीं, वो कैटेगरी है, जैसे 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, वो कैटेगरीज है, ठीक है। तो क्योंकि अब तीन कैटेगरीज हो गई, कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ऐसे सेम आपने देखा होगा कि सेक्स, फीमेल मेल फीमेल, वो भी कैटेगरी है, कि मेल में लाई करता है कि उसमें लाई करता है। कैटेगरिकल में भी दो तरह के होते हैं, कि नॉमिनल होते हैं, कि जो आपको नजर आ रहे होते हैं कि ये है या ये है, ठीक है। ऐसे आपने मार्क देखा होगा कि SCN ऐसे करके ना तीन चार वेरिएबल, वो भी सारी कैटेगरीज हैं। न्यूमेरिकल डाटा आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल डाटा जैसे एज और फेयर का कॉलम होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल डाटा, उसको तो आपने कंक्लूजन लिखनी होती है कि हमने ये स्टेप्स किए, एटीसी हर चीज की, ठीक है। हमने ये फाइंड किया, इसके 10 ईयर खत्म किया। बेसिकली जो ईडी है ना, ये आपको आपने कहानी सुनानी है एक हिसाब से ना, कि मैंने डाटा खोला, डाटा को इस तरह ये किया, आपने हर स्टेप के ऊपर एक मार्कडाउन कर लिखना है कि मैं अब ये करने लगा हूँ क्योंकि इसकी रीजन ये है, अपने एक्सप्लेन करना है। ईडी एनालिसिस बेसिकली अब डाटा स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। कि डाटा एनालिसिस में ईडी एनालिसिस को हम स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं, अपनी स्टोरी बतानी है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ।
अब ऐसे कर रहा हूँ, उसकी रीजन बतानी है कि उसने मैंने ये क्यों किया, इसकी क्या रीजन है और इससे हमें फायदा क्या हुआ। आपने इसको प्रॉपर एक नोटबुक पे बनानी है, ठीक है। ये नहीं जैसे आप करते हो कि अक्सर आपकी असाइनमेंट आ रही होती है, कुछ भी नहीं लिखते, बस स्टेप्स करके बता देते हो। आपने ईडी एनालिसिस किसी बंदे के लिए करना है ना, तो उसको समझ आने के लिए आपको चाहिए ना, आप उसको एक्सप्लेन करो कि मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो बेसिकली ईडी एनालिसिस होगा स्टोरी टेलिंग। आज हम देखेंगे, आज हम ईडी एनालिसिस ना एक डेटा सेट पे करके देखते हैं। आज हम टाइटैनिक के डेटा सेट को देखेंगे। कल मैं आपको ना मॉर्निंग में या दोपहर के अंदर ना एक और वीडियो भेज दूंगा, क्या नाम है, किसी और डेटा सेट की ना, कि किसी अच्छी ज्यादा हैवी डेटा सेट की। मोस्टली मैं इसलिए हैवी डेटा सेट अभी नहीं करवा रहा क्योंकि ये आपकी बिगनिंग है, तो बिगनिंग में मैं आपको नॉर्मल डेटा सेट्स के साथ ही लेके चलना चाह रहा हूँ। कल मैं आपको एक स्पॉटिफाई या किसी और का कंपनी का डेटा सेट पे ना आपको एडी एनालिसिस की रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा। कल वैसे भी एक लेक्चर होगा डेटा रैगलिंग का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा। तब तक ना हम लोग साथ साथ ही करो मेरे, आप लोग भी अपनी वो ओपन कर लो, जो भी वो अपने एनवायरनमेंट्स वगैरह को ओपन कर लो। मैं जरा क्या चीज़ कर, सही है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। पहला स्टेप तो हमने क्या करना है, इंपोर्टिंग डाटा, ठीक है। लाइब्रेरीज को इंपोर्टिंग करना है, इंपोर्टिंग डाटा एंड लाइब्रेरी, सही है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमने डाटा को इंपोर्ट करना है और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। उसके बाद बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आई होप आपने ये कर लिया होगा इंस्टॉल, ये आपको फायदा देगा। को पायलट में लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता, सबसे पहले पांडास, जाहिर सी बात है पांडास चाहिए, फिर नमपाई भी चाहिए, मैटप्लोट्लिब भी चाहिए, सीबोन भी चाहिए, ठीक है। हमने डाटा से इंपोर्ट, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, सही है। पहला हमारा स्टेप था कि डाटा को इंपोर्ट करना, सही। अब हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, अब हम डाटा को रीड कर लेते हैं कि डाटा क्या है, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ कि डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड सी रीड सी एस वी, और इसके अंदर जो हमने फाइल का नाम रखना है हमारी टाइटैनिक की फाइल है, हम सॉरी टिप्स लिख दिया मैंने, हम टाइटैनिक लिख लेंगे इसके इधर, सही है। तो अब क्या नाम है, मैंने डाटा को देख लिया। अब मैं इसकी शेप फाइंड कर लेता हूँ कि इसकी शेप रहने तो हम वैसे ही ना डी एफ लिख लेते हैं कि हमारा डाटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। अब देखो कि हमारा डाटा इंपोर्ट हो गया, सही है। अब हमारा पहला पहला स्टेप तो हमने कर लिया, इंपोर्टिंग द डाटा। अब दूसरा स्टेप क्या है, अगर मैं इधर लिख दूं, आप लोगों को मैं साथ साथ प्रॉपर एक नोटबुक बनाने सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डाटा। आपने ये ऐसे नहीं लिखना जब आपने बनानी है, आपने ये वाली स्टेप्स वगैरह ATC ऐसा नहीं लिखना, आप वहां से लिख सकते हो मार्कडाउन में, वहां पर वो जो मैंने बताया था ना कि क्विक फाइंड का जो होता है, आप यहाँ पर क्लिक करो तो वो डायरेक्ट वहां पर आपको लेके चला जाएगा। ऐसे एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ ताकि पता चले। आपको मैंने प्रोजेक्ट भी देना है इस चीज पे आज। तो वो प्रोजेक्ट ये होगा, आप चाहो तो ये इस डाटा सेट पे नहीं करना, और ना IRS के डाटा सेट पे करना है, ना टिप्स के डाटा सेट पे करना है। सीबोन की लाइब्रेरी का किसी डाटा सेट पे आपने ये परफॉर्म नहीं करना, आपने कैगल से या गूगल के डाटा सेट से कोई भी डाटा सेट उठा के उस पे वो प्रोजेक्ट करना है। वो आपको मैं एंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक इसके बाद एक और सेशन लेना है मैंने कोंडा एनवायरमेंट्स का, ठीक है। तो अभी हम हमारा दूसरा स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डाटा। तो डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो हम हेड्स को देखते हैं, ठीक है। कि हम हेड्स को देख लेते हैं कि हमने हेड फाइंड करना है। उसके लिए सिंपल, आपको पता है डी एफ डॉट हेड, ये हमें क्या देगा, पहले 5 कॉलम्स को पहले 5 रोज को दे देगा, ठीक है। फिर हम टेल्स को फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने टेल्स फाइंड की, तो हम देख लेते हैं, आप देखो ना यहाँ पर टेल्स आ गई, जो लास्ट की 5 रोज है ना हमारे पास वो आ गई। अब अगला स्टेप जो होता है वो बेसिकली यही है कि आपने इसकी शेप फाइंड कर लेनी सही, कि डाटा की शेप क्या है। तो मैं इसकी शेप फाइंड कर लेता हूँ, डी एफ डॉट शेप। अब देखो ना 89 रोज हैं और 16 कॉलम्स है। अब हम इसमें कॉलम्स को भी फाइंड कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे डी एफ डॉट कॉलम। आपको वो बता रहा है कि ये सारे कॉलम के नाम है जो जो इसके अंदर कैटेगरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो वो सारी आ रही हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसकी ना डी टाइप्स को फाइंड कर लेते हैं कि इसकी डाटा टाइप्स क्या है। मैं इसकी डाटा टाइप्स को फाइंड कर लेता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। उसके लिए डी एफ डॉट डी टाइप्स लिखोगे तो वो सीधा सीधा सा आपका पास आ जाएगा। तो ये देखो ना सारी डेटा टाइप्स आ रही हैं कि इसके इंटीजर, इंटीजर ऑब्जेक्ट का मैंने मतलब बताया है कि ऑब्जेक्ट मतलब कि कैटेगरिकल कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है। ये जिनमें फ्लोट या इंट लिखा हुआ है वो क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है। तो अब हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स को देख लेंगे, स्टैट्स को देख लेते हैं, या पहले हम इन्फो देख लेते हैं, हम इन्फो कैसे फाइंड करते हैं। मैं डीएफ डॉट इन्फो करूंगा। इन्फो का मतलब ये है कि उस डाटा के अंदर जो जो चीजें पड़ी हुई हैं मुझे सारी बता देगा कि उसका इंडेक्स क्या है उस कॉलम का,
कि 0 पे ये है, 1 पे ये है, etc उन्हें सब कुछ दिखा देगा, ठीक है? उसके अंदर कितनी नॉन-नल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, कि डाटा टाइप क्या है, इन्फो भी आपको ये सब चीज़ें बताती है। जब आपने इसकी बेसिक समरी देखनी है ना, कि आपने इसको डिस्क्राइब कर लेना है कि इसके अंदर मीन, मोड, मीडियन हर चीज़ का आपने वो देख लेना है। अगर मैं आपको डीएफ डॉट डिस्क्राइब सिंपल सा उसका फंक्शन है डीएफ डॉट डिस्क्राइब का। अब यहाँ पर देखो ना कि वो मुझे क्या बताएगा, हर वेरिएबल की बेसिक चीज़ें बता देगा। अब देखो काउंट मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ है। पहले कॉलम अननेम्ड के अंदर 891 है, ठीक है? सर्वाइव के अंदर भी 891 है, इसके अंदर 891 है, इसके अंदर 714 है कि इसके अंदर कुछ नल वैल्यूज़ मौजूद हैं। और इसके अंदर भी पूरी हैं, इसके अंदर भी पूरी हैं और इसके अंदर भी पूरी हैं, ठीक है? कि सबके अंदर ना वो जो वैल्यूज़ हैं वो 891 ही है, सही है? अब अगर हम मीन देख लेते हैं कि मीन उसने बताया है कि इसका 4 इसका मीन देखने का फ़ायदा नहीं है, सर्वाइव का मीन देख लेते हैं कि 38 है। 38 का मतलब होगा कि इसमें 38% ही सिर्फ़ जो बंदे थे वो सर्वाइव किए, ठीक है? उसके बाद हम पी क्लास देख लेते हैं कि पी क्लास का आप देख लो, इसका ये मीन है कि ज़्यादातर लोग बल्कि सेकंड क्लास में ऑलमोस्ट लोग ट्रैवल कर रहे थे। जो एवरेज एज चल रही थी वो 29 की एज चल रही थी, ठीक है? उसके बाद आप देख लो कि ये सिबएसपी का मतलब है सिबलिंग्स एंड स्पाउस, ठीक है? कि उनके स्पाउस या सिबलिंग उनके साथ कितने थे। पार्स का मतलब है कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है? और फेयर का आप लोगों को पता है। बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी छोड़ो, ये हमने कॉलम को रिमूव करना है वैसे भी। ये डिस्क्राइब नहीं सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा का आपको चीज देगा, जिसके अंदर नंबर्स होंगे ना, ये आपको सिर्फ उसी डाटा की स्टैटिस्टिक्स देगा, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब अगर आप लोगों में से मोस्टली को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये मीन वैल्यू से कितनी दूर है वैल्यू, ठीक है? स्पेसिफिक रो कितनी दूर है, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीज होती है कि डिफरेंस कितना है मीन और इनके दरमियान में। तो उसके बाद पी ग्लोब सब बाकी सबका स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ है, उसको मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25% पे क्या है वैल्यू, 80 हर चीज बताई हुई है, सही है? तो हमने डिस्क्राइब करके चीजें फाइंड कर ली, सही है? हमने डाटा को अंडरस्टैंड कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी कितनी टाइप किस कॉलम का क्या है डाटा टाइप है, ठीक है? अब हमने जाहिर सी बात है कि हमारा अगला स्टेप क्या है, डाटा को क्लीन करना। तो हम इधर लिख लेते हैं क्लीनिंग द डाटा, ठीक है? तो क्लीनिंग द डाटा में सबसे पहला जो चीज आती है वो आती है कि एक्स्ट्रा कॉलम्स, ठीक है? हमने सबसे पहले एक्स्ट्रा कॉलम्स को रिमूव करना है। एक्स्ट्रा कॉलम्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अननेम्ड है, सही है? क्योंकि अननेम्ड देखो ना, ये इंडेक्स ही बता रहा है सीधा सीधा से, ये कॉलम इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी 0 1 ये सिर्फ इंडेक्स बता रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको रिमूव कर देंगे। मैं इसके रीजन लिख देता हूँ कि रिमूविंग सॉरी रिमूविंग द अननेम्ड कॉलम एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? मैं इसको ये कर देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद हम कोड कर लेते हैं कि रिमूविंग द अननेम्ड नेम्ड कॉलम, सही है? तो उसको मुझे आपको मैंने पहले भी बताया कि उसका सीधा सा तरीका है कि आप df डॉट ड्रॉप लिखते हो, फिर उसके अंदर जो भी कॉलम है उसका नाम लिखते हो, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। फिर अगर आपने पूरा कॉलम रिमूव करना है तो x इज इक्वल टू 1 कर देते हो। और इन प्लेस 2 का मतलब है कि डाटा अपडेट हो जाता है, ठीक है? कि वो या तो आप कर सकते हो df इज इक्वल टू ये बाकी सारा लिख दो, या फिर आप इन प्लेस इज इक्वल टू 2 करके उस डाटा को अपडेट कर सकते हो। तो ये मैंने लिख दिया कि उस कॉलम का नाम और x इज इक्वल टू 1 इन प्लेस इज इक्वल टू 2, कि x इज 1 का मतलब कि कॉलम को रिमूव करना है, 1 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया कि डाटा को अपडेट कर दो, ठीक है? मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। ये सक्सेसफुली रन हो गया, इसका मतलब ये कॉलम रिमूव हो गया। अब हमने अननेम को तो रिमूव कर लिया, सही है? कि हमने तो अब अननेम को रिमूव कर लिया। अब हम बाकी कॉलम्स को भी देख लेते हैं कि किधर गया। इधर ये हम देख लेते हैं बाकी कॉलम। अब यहाँ पर देखो ना, जो सर्वाइव्ड है ये हमें क्या बता रहा है कि जो जिंदा है ये मरा है, ठीक है? 0 1 के हिसाब से, 0 है तो क्या नाम मर गए, 1 है तो जिंदा है। अब यहाँ पर एक कॉलम है अलाइव का। अलाइव भी तो वही बता रहा है, नो यस में बता रहा है, बस फर्क ये है हमें जरूरत तो नहीं है इसकी। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सर्वाइव को रख लेते हैं, हमें हमने इसका क्या करना है, ठीक है? हम सिर्फ सर्वाइव को अपने पास रख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ इधर के रिमूविंग द अलाइव कॉलम एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं इसके रीजन भी दे देता हूँ, बिकॉज वी हैव द सर्वाइव कॉलम, ठीक है? अब वो इसका ये फायदा है आपको ना, कोपायलट का, ये क्या आपको मार्कडाउन में भी आपको लिखने में हेल्प करेगा, ठीक है? आपको सजेशन देता रहेगा आगे आगे, आपकी हर लैंग्वेज में ये मदद करेगा। मूवी द अलाइव कॉलम एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? मैंने ये कर लिया। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसको ड्रॉप कर देंगे। उसके सिंपल हम वही लिखेंगे डीएफ, सॉरी मैंने इधर ये इसको कोड में चेंज नहीं किया।
मैं लिखूंगा df ड्रॉप, उसके बाद उस कॉलम का नाम, कि कॉलम का नाम क्या है, अलाइव। सही है, और x इज इक्वल टू 1, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। सही है, अब हमने ये कर दिया। अब ना हम डाटा को दोबारा देखते हैं कि इसमें और क्या चीज है। अब यहाँ पर देखो कि सिबलिंग्स और पार्स, क्या नाम है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, सिबलिंग हो गया कि सिबलिंग एंड स्पाउस हो गया। ठीक है, पार्स में पेरेंट एंड चिल्ड्रन। अगर इनको कलेक्टिवली करेंगे तो ये फैमिली बन जाती है। ठीक है, पूरी फैमिली है। तो हम क्यों ना एक नया कॉलम बना दें जिसमें फैमिली, इन दोनों को ऐड करके एक नया कॉलम बना दें फैमिली साइज का, जिसके अंदर ये दोनों टोटल करके ना पूरी फैमिली बना देगा कि इतने बंदे हैं इस फैमिली के अंदर। तो कि उस बंदे के साथ कितने परसेंट की फैमिली थी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं लिख देता हूँ इधर कि joining the parts and siblings columns to get the family size। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज कर लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ कि क्या नाम है, joining the siblings and parts column। तो उसके लिए आप सिंपल, जैसे मैंने बताया था कि आप नया कॉलम जो भी ऐड करना है उसका, ये डिक्शनरी वाला मेथड यूज होगा। ठीक है, इसमें कि आप जो भी कॉलम की और वैल्यू आप की दोगे कि फैमिली नाम का एक नई कॉलम ऐड कर दो, और उसको क्या करो कि यहाँ से उन दोनों कॉलम्स को ऐड करके एक नया कॉलम बना दो। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया कि फैमिली साइज का कॉलम बना दिया। सही है, तो मैं अब क्या करूंगा कि इसको भी रन कर लेता हूँ। मैं बार बार डीअपलोड हेड नहीं कर रहा क्योंकि मैं एंड पे जाके सारा डाटा चेंजिंग करके ना एंड पे जाके देखूंगा कि मेरे डाटा में क्या चेंजिंग्स हुई है। ठीक है, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा। बेटर भी यही है, अब बार बार करोगे ना तो आपको सारी नोटबुक यही चीज घेर लेगी। ठीक है, इसलिए बार बार करना ये बेहतर नहीं होता। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अगर सारा डाटा अपडेट करो, जिस जो स्टेप करे वो स्टेप करके उसके बाद आप डीअपलोड हेड करके देख लो कि आपका डाटा अपडेट हुआ है कि नहीं। तो अब तो हमने ये देख लिया कि एक नया कॉलम भी ऐड कर दिया, दो फजूल कॉलम जो हमें नहीं चाहिए थे वो रिमूव भी कर दिए। ठीक है, अब हम एक चीज देख लेते हैं। अब हमने मोस्टली काम करना है एज और फेयर का साथ में, लेकिन जो फेयर का कॉलम है ना वो यहाँ पर है, वो एज से दूर है। मैं चाहता हूँ कि एज के सामने आ जाए। ठीक है, मैं इस कॉलम को शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो शिफ्टिंग के ना डिफरेंट वेज हैं, ये जबकि असाइनमेंट भी है कि आपने डिफरेंट वे से कॉलम को शिफ्ट करना सीखना है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि मैं जो एक वे हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि मैं तो पहले इसको मार्कडाउन में लिख लेता हूँ कि शिफ्टिंग द फेयर कॉलम टू नेक्स्ट ऑफ द एज कॉलम। मैं इसको एज के आगे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इधर कोड पे चला जाता हूँ। इसका सिंपल सा कोड है कि आप ना, जो मैं अभी आपको सबसे आसान तरीका बताने लगा, आप एक नया वेरिएबल बनाओ। मैं इधर लिख लेता हूँ कि फेयर के नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर आप ना उसकी जो वैल्यू है ना वो आप दे दो डीएफ, जो भी इस कॉलम को आप रखना चाहते हो। मैं इसमें फेयर को रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप काम करो कि फेयर को ड्रॉप कर दो। जो फेयर है ना, आप क्या करो, डीएफ जो कॉलम है ना फेयर वाला, आप उसको ड्रॉप कर दो। मैं इसमें फेयर और ड्रॉप लिखूंगा। उसके बाद फेयर और एक्स इज इक्वल टू 1 इन प्लस इज इक्वल टू। फिर आप इसमें एक नया कॉलम ऐड कर दो। उसके लिए एक फंक्शन होता है इंसर्ट का। ठीक है, क्या आप क्या करते हो, एक नया कॉलम इंसर्ट करते हो। तो अब इंसर्ट के लिए ना तीन चार चीजें होती हैं कि आप क्या करो कि उसमें जो नाम देना आपने वो उसको वो नाम दो। सही है, और उसका जो इंडेक्स देना आपने वो इंडेक्स दो। और उसके बाद क्या करो कि आप जो आपने ये जो वेरिएबल बनाया है ना, आप वो वेरिएबल दे दो। हम करके देख लेते हैं उस चीज को। मैं तो लिखूंगा डीएफ डॉट इंसर्ट। सही है, इंसर्ट लिख लिया मैंने। और अभी हम देख लेते हैं ऊपर जाके इसका इंडेक्स क्या बनता है। ये तो हमने खत्म कर दिया था। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, 0 1 2 3। मतलब कि मैंने इसको फोर्थ इंडेक्स पे ऐड करना है। सही है, मैं फेयर को फोर्थ इंडेक्स पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं करूँगा 4 लिखूंगा, फिर उसका जो नाम है वो लिखूंगा फेयर। ठीक है, और जो मैंने कॉलम का नाम रखना है, उसके बाद जो हमने वेरिएबल बनाया है वो दे दोगे। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं। ये भी रन हो गया, ये भी अपडेट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने फैमिली साइज का कॉलम बनाया ना, मैं आपको एक बार वो शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने फैमिली साइज का कॉलम बनाया। मैं फैमिली साइज को क्या करता हूँ, यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। ये जो कॉलम है ना इसके एंड पे, ये सिबलिंग्स और पार्ट्स के आगे लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ शिफ्टिंग, लिख देता हूँ कि शिफ्टिंग द फैमिली कॉलम टू द एंड, टू नेक्स्ट टू पास। ठीक है, हम इसको कोड कर लेते हैं। वैसे ही आप लिखोगे कि डीएफ, मैं डीएफ लिख दिया, सॉरी, मैं फैमिली नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं लिखूंगा डीएफ डॉट फैमिली। फिर आप फैमिली वाले कॉलम को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। फिर वैसे सिंपल आप इंसर्ट करके एक नया कॉलम ऐड कर दो। हम इसका भी इंडेक्स काउंट कर लेते हैं, क्या इंडेक्स बनेगा। ये सर्वाइव 0 1 2 3 4 5 और 6 पे हमने ऐड करना है। 6 नहीं, सॉरी, 7 पे ऐड करेंगे आई गेस। मैं इसको ऐड करके देख लेता हूँ। आई थिंक 7 पे ऐड होगा।
चलो 7 पे करके देखते हैं, पहले बाद में नहीं तो चेंजिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ऐड किया, सही है। अब हमने ना जो कॉलम वाला पार्ट है ना वो सारा कर लिया, जो कॉलम को खत्म करना, कोई नया कॉलम ऐड करना और ईटी से हमने वो चीजें कर ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें ना अब अपने डाटा को देख लेता हूँ, मैं चेक डाटा कर लेता हूँ कि अपडेट हुआ है कि नहीं, सही है। कि चेकिंग द अपडेटेड डाटा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, तो हम कोड कर लेते हैं इसको। सिंपल हम df डॉट हेड करेंगे और हम इस कोड को रन करेंगे, सही है। अब यहाँ पर देखो अननेम्ड वाला कॉलम खत्म हो गया, पी क्लास इधर आ गया, सेक्स और एज के आगे फेयर हो गया, हमने फेयर को शिफ्ट किया था। और फैमिली इधर आ गया सिंपलिंग पार, अगर हम एंड को ऐड करते तो ये एंड पे चला जाता है, पहले एंड पे था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लाइव वाला कॉलम भी खत्म हो गया। जो सारे इसमें मसले थे ना वो सब हमने खत्म कर दिए, कॉलम्स वाली चीज को टैकल कर लिया, सही है। अब इसमें दूसरी चीज होगी, हमने कॉलम को भी देख लिया, अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप है कि मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। हम अपने मिसिंग वैल्यूज को देखने के, हमने मिसिंग वैल्यूज को कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किस किस कॉलम में कितनी कितनी मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो अपनी नल वैल्यू लिखेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि डी एफ डॉट इज नल लिखो, उसके आगे डॉट सम लिख दो कि जितनी नल वैल्यू उनका सम करके मुझे शो करवा दो। अब आप यहाँ पर देखो कि क्या नाम है, एज के अंदर 177 वैल्यूज हैं, और इम्बाक्ट के अंदर दो वैल्यूज हैं नल वैल्यूज, और डेक के अंदर 68 वैल्यूज हैं, और इम्बाक्ट टाउन के अंदर दो वैल्यूज हैं, ठीक है। और फेयर के अंदर I guess कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये इम्बाक्ट और इम्बाक्ट टाउन के अंदर नल वैल्यू है, और इट इस तरह का स्टफ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखो ना कि ये जो डेक वाला कॉलम है, इसमें फेस तो कर सकता हूँ, या मैं इसकी सारी वैल्यूज जो नल वैल्यूज इनको ड्रॉप कर सकता हूँ कि ड्रॉप जितनी भी नल वैल्यूज कोई वाली रोज है वो ड्रॉप हो जाए। लेकिन 68 क्या नाम है 68 88 ड्रॉप करके ना पीछे बचेंगी कितनी, 89 बंदे टोटल थी, तो वो सारा डाटा ही खत्म हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। सही है कि हम इधर अब इसको ना पूरा एक्सप्लेन करना है आप क्यों इसको हटा रहे हो। ठीक है, मैं लिखता हूँ रिमूविंग डेक कॉलम एज इट हैज मोर देन 50% ऑफ द मिसिंग डाटा। मोस्टली ना 30% चल सकता है, 30% मिसिंग वैल्यूज आप उसको टैकल कर सकते हो। लेकिन 50 से अब जब चला जाता है ना डाटा, तो वो आपको फिर तो आपको सारा डाटा ही आपको वो गंदा खराब कर देगा, ठीक है। हम इसको इसको ही खत्म कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं कोड कर लेता हूँ इसको, सॉरी। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि फिलिंग फिलिंग द सॉरी नल वैल्यू कह दिया। मैं इधर ड्रॉपिंग द डेक कॉलम, ठीक है। वैसे ही जो आपने जो करना है वैसे ही करना है, डी एफ टू ड्रॉप उस कॉलम का नाम और इन प्लस इक्वल टू ट्रू कर लेना, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब हमने ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, देख लेता हूँ कि ये नल वैल्यूज खत्म हुई है कि नहीं। हम क्या करते हैं, वैसे लिखेंगे कि डी एफ डॉट इज नल, उसके बाद डॉट सम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो डेक वाला तो मसला तो खत्म हो गया, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जो इम्बार्क्ड और इसकी दो दो वैल्यूज हम क्या करते हैं, या तो हम इनको फिल कर सकते हैं मोड लेके, ठीक है। मोड का मतलब ये होता है कि आपने मीन मीडियन मोड देखा है ना, तो मीन होता है एवरेज। जो मोड होता है ना वो दरमियान में कहीं पड़ा होता है कि लाइक वो कितना दूर है, आई थिंक सो यही होता है मोड। और मीडियन जो मीडियन जो सॉरी मीडियन ले लो या मोड ले लो। मीडियन का मतलब है कि सारे डाटा के अंदर जो दरमियान वाली वैल्यू है ना आप उसको यूज कर सकते हो। हम तो क्या कर सकते हैं कि हम इसको मीडियन लेके फिल कर सकते हैं, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों वैल्यूज को ड्रॉ कर सकते हैं। पहले है ना हम क्या करते हैं, हम क्योंकि चार चार रोज है, हम इनको खत्म कर देते हैं कि इनसे फर्क नहीं पड़ेगा डाटा पे, क्योंकि पांच चार रोज खत्म हो जाएंगी तो इतनी वैल्यूज खत्म नहीं होंगी। मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ड्रॉपिंग द नल वैल्यूज ऑफ इम्बार्क टाउन एंड इम्बार्क, ठीक है। मैं इधर इम्बार्क को कर लेता हूँ। तो हम क्या सिंपल उसका यही है कि आप क्या करते हो, डीएफ, ठीक है। आप डीएफ डॉट ड्रॉप लिखोगे, उसके बाद आपने जो भी उसको में चेंजिंग करनी है वो कर सकते हो, जो भी आपने करना है, ठीक है। तो डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए लिखोगे कि ड्रॉप नल वैल्यूज। अगर आप ये करके इन प्लेसेस को ड्रॉ कर दोगे ना, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जितनी नल वैल्यूज वाली रोज है वो सबको खत्म कर देगा, अगर आप इसको स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं चीज दोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सारी खत्म कर देगा, ये एज वाली 177 रोज भी खत्म कर देगा, किसी सारी सारी खत्म कर देगा। मैं अभी एज को खत्म नहीं करना चाह रहा, मैं एज को करना चाह रहा हूँ मीन से फिल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपने अंडरस्टैंडिंग है डाटा की एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि आपने खुद उसको एक्सप्लोर करना है कि डाटा सेट में क्या चीज़ है और मैं इसको कैसे टैकल करूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितनी डाटा सेट पे ईडीएस को करोगे ना उतनी आपकी ईडीएस स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है।
और ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप क्या नाम है फ्रीलांसिंग भी स्किल की कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसी स्किल है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस मस्ट है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको ड्रॉप एन नहीं करके, अगर आपने क्या करना है कि सिर्फ सिर्फ एक वेरिएबल की ड्रॉप करनी है, तो आप एक वेरिएबल लिखा है कोमा डाल के आगे आप उसको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। सही है। एक तरीका ये है कि आगे करो कि सबसेट लिख दो। अगर आपने दो तीनों को इकट्ठा करना है तो आप सबसेट का यूज कर सकते हो। तो ऐसे सबसेट में लिखो, उसमें एक लिस्ट पास करवाओ और जोन से कॉलम को ड्रॉप करना है वो लिखो, फिर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक गलती ये है कि आपको एक्सिस इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो रोज ड्रॉप करनी है नल वैल्यूज, हमने कॉलम्स को ड्रॉप नहीं करना, हमने रो को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो एक्सिस इक्वल टू जीरो करना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, ये कर लिया, ठीक है। अब मैं इधर चेक कर लेता हूँ, सम सॉरी डी एफ डॉट इज नल डॉट सम करके मैं चेक कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर देखो कि ये सारी चीज खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी नल वैल्यूज थी वो सारी खत्म हो गई, सिर्फ एज वाला पंगा रह गया। तो हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि फिलिंग द वैल्यू सॉरी, ये देखो ना, मार्क डाउन में मोड से फिल कर सकते हो या मीडियम से फिल कर सकते हो, जिस जो आपको बेहतर लगता है। मोड से कर लो तो ज्यादा बेहतर है। अब डेटा को अंडरस्टैंड करो, ये स्टैट्स के कॉन्सेप्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि एज कॉलम में ना मैं मीन के साथ इसको फिल करना चाह रहा हूँ। तो हम उसके लिए एक स्टेप है कि आप क्या करो कि जैसे हमने ड्रॉ पैनल लिखा है ना, वैसे एक फंक्शन होता है फिल एनी का। जैसे ड्रॉ का है ना, वैसे ही फिल एनी का। तो उसके लिए आप लिखो डीएफ, जो आपने जिस कॉलम में वो वैल्यूज को फिल करना है, मैं एज पे करना चाहता हूँ। फिर आप लिखो फिल नल वैल्यू नल एन के नल वैल्यू फिल एन ए। उसके बाद आपने उसको फिल किस चीज से करना है। अगर आप इधर वन भी लिख दोगे ना, ये लिखने की बजाय सिर्फ एक नंबर वन लिख दो, तो सब में वन चला जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, मीन से करेंगे कि जो मीन एवरेज एज है ना, वो सब में वो फिल कर दो जो नल वैल्यूज है। तो मैंने मीन ले लिया, फिर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया। इसका यही मतलब है कि डाटा को अपडेट कर दो। और इसका अब हम इसमें गड़बड़ है कि हमने उसमें वो किया हुआ है, मार्कडाउन में लिखा है कोड। तो मैंने इसमें अब नल वैल्यूज को फिल कर दिया, सही है। अब नल वैल्यूज करके किसी करके ना मैं क्या करूंगा कि इसको चेक कर लूंगा कि मेरा डाटा अपडेट हुआ है कि नहीं। क्या नाम है, फॉर फिलिंग मिसिंग द नल वैल्यूज, ठीक है। अब इसको मैं चेंज चेक कर लेता हूँ। सिंपल हम वही लिखेंगे, डी एफ डॉट इज नल डॉट सम, सही है। अब देखो कि डाटा क्लीन हो गया सारा। हमने एक्स्ट्रा कॉलम्स को भी खत्म कर दिया। हमने क्या किया कि नल वैल्यूज को भी फिल कर दिया। कुछ जो नल वैल्यूज की रोज को जो थोड़ी सी रोज थी उनको खत्म कर दिया, नल वैल्यूज को हमने टैकल कर लिया, इसलिए। तो हमने ये तीन स्टेप तो कर लिए। अब हम अगर ऊपर जाएं तो इसका चौथा स्टेप होता है हैंडलिंग आउटलायर्स। जो आउटलायर्स है ना, आप उसको यूनिवेरिएटिव एनालिसिस के साथ ही देखते हो। अब ग्राफ्स बना के चेक करते हो कि पहले आउटलायर्स हैं किधर, उनको हमने हैंडल कैसे करना है, ठीक है। फिर अब उसी हिसाब से उन चीजों को करते हो। अभी हम देख लेते हैं यूनिवेरिएटिव एनालिसिस के साथ साथ ही कि इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, आउटलायर्स को कैसे टैकल करना है। तो हम लिख देते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। उसके बाद हम इसमें कर लेते हैं। आपको मैंने बेसिक उसमें काउंट प्लॉट भी दिखाया था कि आप इसमें काउंट प्लॉट भी फाइंड कर सकते हो। उसका सिंपल सा तरीका है कि आपने सबकी वैल्यू जैसे फाइंड करनी हो ना, तो आप लिखो एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक क्या नाम है, किसी स्पेसिफिक कॉलम की काउंट करनी है तो उसकी काउंट कर लो। तो मैं सबकी करना चाहता हूँ, तो मैं डाटा इक्वल टू डीएफ कर दूंगा कि मेरे सारे सारे वैल्यूज बता दो। तो एक ऐसे प्लॉट बना देगा, ठीक है। ये सारे जितनी भी न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज थी वो आ गई, इधर उनकी काउंट वैल्यूज आ गई, मोस्टली 80-90 बन रही हैं। हमने पाई चार्ट नहीं देखा था, मैं आपको पाई चार्ट भी बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने किसी क्या नाम है ना, किसी का पाई चार्ट फाइंड करना है किसी कॉलम का, फॉर एग्जांपल। तो मैं सर्वाइव का फॉर एग्जांपल छोड़ो, हम एज का फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा डीएफ, उसके बाद उसका जो भी है, फॉर एग्जांपल हम एज कर लेते हैं, सही। और मैं उसके बाद एक चीज के लिख देता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू काउंट काउंट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने काउंट प्लॉट एक हिसाब से बनाना है ना पाई चार्ट के ऊपर। फिर हम डॉट प्लॉट कर लेते हैं। आई थिंक सो मैंने कभी एसएनएस में बनाया नहीं है। आई थिंक नहीं होता है, आई गेस। एसएनएस में ना पाई चार्ट नहीं होता, देख लेना गूगल करके। तो मैं इसको ये लिखूंगा कि पी एफ डॉट प्लॉट डॉट पाई। उसके बाद ना मैं इसका साइज एक क्या आप साइज इसका सेट कर सकते हो। साइज में इसको क्या रखूँ, एक ऑटो पोर्ट का होते हैं वेरिएबल, इसमें ना आप इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हो। हम्म, मुझे भूल ही गया, रुको मैं ट्राई कर लेता हूँ। हाँ यही था, ऑटो ऑटो पीसीटी था, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ ना, यहाँ पर देखो एक पाई चार्ट बन गया। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें डाटा इतने किस्म का कि पाई चार्ट को अच्छा लग नहीं रहा। अब मैं अगर इधर पी क्लास लिखूँ ना,
और अब इस कोड को रन करूँ। अब ये अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने ना इसमें पाई चार्ट मोस्टली कैटेगरीज के लिए बनता है, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है ना उनके लिए बनता है। अगर मैं इधर हु लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं इधर हु लिख दूं, देखो अब ये हु के लिए बन गया, ये मैन है, ये चाइल्ड है, वो परसेंटेज मुझे बताएगा पाई चार्ट में क्या है। अब ऐसे ना यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब है अब एक वेरिएबल हम एक वेरिएबल पे काम करें, तो मैंने सिर्फ इसकी इसकी काउंट की है, ठीक है। अभी ना हम देखते हैं कि आउटलायर्स को कैसे खत्म करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एज के आउटलायर खत्म करने हैं, उसके लिए ना मैं इधर लिख लेता हूँ हैंडलिंग आउटलायर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एज को देख लेते हैं, एज आउटलायर्स। आप उसके लिए ना सिंपल डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स बना सकते हो, स्केटर भी बना सकते हो, जो सा भी बनाना है, लेकिन मोस्टली हम बॉक्स प्लॉट को यूज करते हैं, बॉक्स इन या बॉक्स प्लॉट को आउटलायर्स को देखने के लिए। मैं इधर एज के कॉलम का ना बॉक्स प्लॉट बना लेता हूँ। मैंने एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट लिखा और डी एफ इज इक्वल टू एज कर दिया, सही है। अब यहाँ पर देखो कि एक बॉक्स प्लॉट बन गया। आउटलायर्स को देखने का तरीका ये है, मोस्टली डाटा ना ये 70 के पास लाई कर रहा है। तो ये भी आउटलायर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम इनको कह लो कि ये इसमें लाइक 4-5 बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है, कि ये डाटा इकट्ठा पड़ा हुआ है। ये इनको आउटलायर्स भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन क्या नाम है, हमें वो देखना है जो आउटलायर मोस्टली वही चीज होगी जो बिल्कुल ही बाहर पड़ी हुई है। जैसे एक ये बंदा पड़ा हुआ है, एक ये बंदा पड़ा हुआ है, ये सारे डाटा को खराब करेगा, सही है। तो हमने क्या करना है, इसको उड़ा देना है। आउटलायर्स को खत्म करने के ना दो तरीके हैं। तो मैं आपको पहला एक तरीका, सिंपल जो तरीका है वो बता देता हूँ कि हम क्या नाम है आउटलायर्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। मैं इधर लिखूंगा कि हमने पहले एज के कॉलम देखा ना, तो एक मिनट वेट करना जरा। आउटलायर्स को खत्म करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि रिमूविंग द आउटलायर्स इन एज, ठीक है। तो मैं एज में खत्म कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे कि डी एफ इक्वल्स टू, अब वो डाटा उठा लो, अब ग्राफ देखो कि अब देखो कि आउटलायर्स किससे बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 70 से बाहर है, मैं क्या करूंगा, वो डाटा 70 से नीचे वाला ले लूंगा ताकि आउटलायर्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। ये एक आसान वे है। अब यहाँ पर वो डाटा वो ले लो कंडीशन लगा के डी एफ, उसके बाद इसमें डी एफ जो भी कॉलम है, ठीक है, मैं इधर एज लिख लेता हूँ और उसके अगर हम फाइन लगा देते हैं लेस देन 70, सही है। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करूँ ना, ये रन हो गया। अगर अब मैं दोबारा इसका काउंट प्लॉट बनूँ, एस एन एस बॉक्स, क्या नाम है, कौन सा था ये प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, सॉरी, बॉक्स प्लॉट और डाटा डॉट पेज। अब यहाँ पर देखो कि अब आउटलायर्स खत्म हो गए। अब ये पर यहाँ पर आई 60 तक रहा है, ठीक है, वो जाएगी ग्राफ। और ये वाले आउटलायर्स को हम इनको कंसीडर नहीं करते क्योंकि डाटा इकट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखोगे जो बाकी आउटलायर्स है ना, यहाँ पर ग्राफ को कंपेयर करो तो ये सारे आउटलायर्स डाटा को खराब करेंगे। हमने इनको यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक है। अभी हम फेयर के कॉलम में फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि फेयर के कॉलम में पड़े हुए हैं। तो फेयर के कॉलम में हम चेक कर लेते हैं, चेकिंग द आउटलायर्स इन फेयर, ठीक है। उसके लिए भी हम उसका बॉक्स प्लॉट बना लेंगे। अब यहाँ पर देखो ना कि ये पड़ा हुआ है, ये 300 से बाहर जितने भी डाटा है ना वो सारा, ये जो बंदा है ना, ये जो अकेला ही कोई नवाबदार था, वीआईपी होना है, जिसने क्या किया वो ज्यादा किराया दे दिया, पैसे ज्यादा होंगे, तो ये सारा डाटा खराब कर रहा है, हमने इसको खत्म करना है। खत्म करने का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ पर चेक कर लो, ये 300 से ऊपर वाला है, तो 300 से कम वाला डाटा ले लो। उसके एक बेटर वे ये है कि आप एक काम करो, आप आई क्यू आर मेथड यूज करो, ठीक है, कि यूजिंग ये सारी चीजें ना, ये कंसेप्ट सारे वो स्टेट्स वाली बुक में लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, आई क्यू आर मेथड को यूज करूंगा, ठीक है। आई क्यू आर मेथड को यूज करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसके लिए आपने क्वांटाइल को फाइंड करना है। तो मैं पहले Q1 को फाइंड कर लेता हूँ, सही है। तो आप लिखते हो Q1, जिससे जो कॉलम है उसका जो फाइंड करना है, डॉट क्वांटाइल लिखते हो, और पहले आप 0.25%, तो पहले 25% डाटा लेते हो, फिर 75% डाटा लेते हो Q3 में, सही है। तो आप क्या करोगे, Q3 लोगे, मतलब क्वांटाइल का मतलब है कि आप डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो, ठीक है, आई क्यू आर मेथड से। तो 4 हिस्से कौन से, 25%, 50%, 75%, 100%, ठीक है। अब इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो। जो IQR फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो कि Q1 और Q3 को फाइंड करते हो और Q3 में से Q1 को माइनस कर देते हो। तो मैं पहले क्या करूंगा, डीएफ डॉट फेयर लिखूंगा, उसके बाद मैं क्वांटाइल डाटा करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं ये चीज कर दूंगा। मैंने आपको लिंक कितने बजे शेयर किया था यार, ये मीटिंग एंड ना हो जाए, चेक करने से ना। 30 है, चलो पड़ा है अभी टाइम। तो आपने ये Q1 Q3 को ऐसे फाइंड कर लेना है, उसके बाद आपने IQR को फाइंड करना है। IQR फाइंड करने का ये तरीका है कि आप IQR इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 कर दो, सही। IQR फाइंड हो गया, सही है। उसके बाद आपने जो आउटलायर को रिमूव करना है ना, उसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला या तो याद कर लो, उसको रटा मार लो, या फिर
और भी वेज हैं इसको खत्म यूज करने के। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि इसको हम कैसे यूज करें, इसका क्या मतलब है, सही है। ये कोड कॉपी करो वहां पर जाके, और आपको भी बता देगा कि इसका क्या मतलब है। या आप यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, अब मैंने आपको कल को पायलट बताया था ना, एक को पायलट लैब्स करके एक्सटेंशन होती है। को पायलट लैब्स, सॉरी। आजा भाई, कितनी देर लगाओगे? मेरा इंटरनेट ही माशाल्लाह चल रहा लगता है। गिटहब को पायलट, हाँ ये कोऑपरेट लैब लैब्स भी वो सेम काम करता है कि आप उसको कोई कोड दोगे ना, तो वह आपको कोड का मतलब बता देगा। ये देखो ना, एक्सप्लेन कर रहा है कि आप कोड कॉपी वहां पर लिखो, वो आपको ना क्या करेगा कि बता देगा कि उससे पूछोगे ना इसका क्या मतलब है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि ये कोड ऐसे हो रहा है, ये आपको सोल्व कर देगा। इसकी वो, इसको एक्सप्लोर करो। जो भी आपने कोई एक्सटेंशन देखनी हो ना, अब एक्सटेंशन को खुद एक्सप्लोर किया करो। वीएस कोड का यही फायदा है कि इसमें बहुत सारी एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें आपको बता रहा है कि आपने इसको कैसे यूज करना है, फीचर कंट्रीब्यूशन में चले जाओ, और ये यूजर बता रहा है कि इसमें कैसे यूज करना है कि दैट साइड बाय दैट हाउसेज डिस्टिंक्ट फीचर्स वंस द कोड लैब इंस्टॉल यू। आइकन है यहाँ पर, एक आइकन आ जाएगा, उसको करोगे ना ओपन, तो इधर ही आ जाएगा। उसको ओपन करोगे ना, तो आपको यूज केस बताता है कि इस कोड को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे आपने कोई टीचर ने कोई कोड दिया ना, अब इसमें कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको बता देगा कि ये स्टेप कोड का क्या कर रहा है, ये स्टेप क्या कर रहा है। अभी फिलहाल हम इस चीज को नहीं देख रहे, तो अभी मैं आपको वैसे बता रहा था कि इसको आपने कैसे सीखना है। आप क्या करते हो कि वही डाटा उठाते हो, फिर आप उसमें कंडीशन लगा देते हो कि जो फेयर है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू वन माइनस ये हो, फिर एंड, मतलब इसके जो बिटवीन का डाटा आपने वो लेना है, Q3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके, तो इसके जो दरमियान का डाटा आपने वो लेना है। अब ऐसे करोगे ना, तो ये क्या करेगा, इसको आउटलायर को खत्म कर देगा। अब मैं दोबारा बॉक्स प्लॉट बनाऊं ना, एक्स एस एक्स सॉरी एस एन एस डॉट एक्स बॉक्स प्लॉट, और अगर हम फेयर का दोबारा बनाएं, अब यहाँ पर देखो इसके भी आउटलेट्स खत्म हो गए। पहले ये इकल्ला ही बंदा बाहर बैठा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्या कर रहा है, ये सही सही तरह बैठा हुआ है आगे, ठीक है। अब ये डाटा अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन में अच्छा डाटा लग रहा है, सही है। तो अब भाई हमने ना वेरियस चीजें देख ली कि लाइक हम क्या करते हैं कि आउटलायर को कैसे इम्प्लाई करते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, लाइक सिंगल डाटा पे डिफरेंट एनालिसिस करके देखते हो, सिंगल कॉलम पे ना, सिंगल वेरिएबल पे। ये हमने सिंगल वेरिएबल पे काम किया ना, आउटलायर्स को अब सिंगल वेरिएबल के जरिए खत्म करते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। अब हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस को देख लेते हैं। तो हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को देखेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल वेरिएबल का मतलब ये है कि आप जब न्यूमेरिकल डाटा का आपस में बनाते हो ना, उनका रिलेशंस बनाते हो, तो उनको उसको न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन बनाने का जो सबसे बेस्ट वे है ना, वो है कौन सा प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट। जब आपने दो चीजों का रिलेशन देखना हो ना, तो स्कैटर प्लॉट या आप लाइन प्लॉट बनाते हो, ठीक है। लाइन प्लॉट आप इतना यूज ना करो, क्योंकि लाइन प्लॉट जो मोस्टली ना टाइम सीरीज एनालिसिस में यूज होता है। टाइम सीरीज एनालिसिस को हम देख नहीं रहे, वो मशीन लर्निंग वाली चीज है, ठीक है। तो वो उसमें ज्यादा यूज होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिक देख लेते हैं। सिंपल, आप उसके लिए क्या किया करो, स्कैटर प्लॉट बनाया करो। ऐसे एज न्यूमेरिकल डाटा इसमें कौन सा है, न्यूमेरिकल डाटा सीधा सीधा सी बात है कि न्यूमेरिकल डाटा इसमें ना, तो बाकी सारा डाटा कैटेगरीज में ही आता है, लेकिन है वो नॉमिनल कैटेगरी और कैटेगोरिकल, ऐसे करके दो वेरिएबल्स होते हैं, मुझे अब याद नहीं है, बुक में लिखी हुई है सारी चीजें। तो अगर आप यहाँ पर देखो ना, एज और फेयर ही है जिनमें कोई प्रॉपर वैल्यूज है, बाकी सब में 1080 सी ये चीजें ही है। तो हम रिलेशन इन्हीं का बनाएंगे, ठीक है। पहले हम न्यूमेरिकल डाटा को देख लेते हैं। तो मैं तो लिखता हूँ स्केटर प्लॉट, और जैसे आपको स्केटर प्लॉट मैंने बताया था विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर में, वैसे बनाना है। एक्स कोऑर्डिनेट दो, वाई कोऑर्डिनेट दो, और बना लो। अगर आपने को याद हो ना वो लेक्चर, किसी ने अगर जहमत की हो देखने की, तो क्या करो कि उसमें आपने देखा होगा ग्राफ अजीब सा बन रहा था, सारा डाटा इधर बन रहा था, तो दो बंदे ना इधर बैठे हुए थे, वो आउटलायर्स थे। हमने आउटलायर्स को खत्म कर दिया आज, एज और उसमें से कॉलम, इसलिए ग्राफ हमारा ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा अच्छा बन रहा है। इसका ये फायदा है आउटलायर्स को खत्म करने का। आप स्कैटर प्लॉट बना सकते हो। नहीं तो अगर आपने डिफरेंट काफी ज्यादा वेरिएबल्स का रिलेशन देखना, तो मैंने उसके लिए आपको पेयर प्लॉट बताया था, आप पेयर प्लॉट बना सकते हो, ठीक है। तो हम इधर पेयर प्लॉट बना लेते हैं। इकट्ठा भी बना सकते हो सबका, लेकिन हम इधर वार्स के वेरिएबल को, हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं, ठीक है। वार्स और एज फेयर कर लेते हैं, बाद में हम एक सर्वाइव का डाल देते हैं, फैमिली साइज डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक हिसाब से न्यूमेरिकल डाटा ही है ना, 4-5 बंदे इतने आ रहे हैं। उसके बाद मैं इधर डाल लेता हूँ सर्वाइव्ड, ठीक है। तो हमने 4 कॉलम ले लिया, अब हम इसका पेयर प्लॉट बना के देख लेते हैं। अच्छा, पेयर प्लॉट देखो ना, ये हर एक वेरिएबल का बाकी 4 वेरिएबल से कंपैरिजन कर रहा है। जो अपना अपने से करेगा ना, उसका हिस्टोग्राम बनाएगा।
ये जो अगर आप आउटलायर्स को देखने के लिए डिस्क प्लॉट या हिस्ट प्लॉट भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ कि एसएनएस जो डिस्क प्लॉट होता है ना वो क्या नाम है, बेसिक लाइन प्लॉट और उसका इकट्ठा सा मिक्सचर होता है। हम इधर डिस्क प्लॉट बना लेते हैं। मैं इधर डेटा इक्वल्स टू कर लेता हूँ डीएफ, और इधर मैं किसका बना लेता हूँ, सर्वाइव का गैस बना के देख लेते हैं बनता है अगर तो। ये भी इसका नहीं बना रहा, मैं भी इसका बनाता हूँ। डिस्क प्लॉट यार वो पता नहीं कोई लाइन वाला ऐसे प्लॉट होता है, इनमें से कोई होता है। डिस्क प्लॉट कहते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो उसको देख लेना, मैं आपको ना बाद में उस पर वीडियो बना के दिखा दूंगा। अभी फिलहाल हम ये अपना ये वाली चीज देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पेयर प्लॉट है ना, ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि हर वेरिएबल एक कंपैरिजन, एज और सर्वाइव का क्या कंपैरिजन है, उसके अलावा क्या नाम है, ये फैमिली के साथ का कंपैरिजन एटीसी। अगर आप यहाँ पर देखो ना एज और फेयर, तो ये डाटा ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अगर फेयर और एज को देखूं ना, तो ये ऐसा आ रहा है। जो ये दरअसल ग्राफ दो एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये सीधा ग्राफ है, ऐसे उसको टेढ़ा कर दो तो ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये इनवर्स ग्राफ है एक दूसरे के, जो आपस में रिलेशन बनते हैं। ऐसे इसने चारों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बना दिया। पेयर प्लॉट बना सकते हो। मल्टीवेरिएट एनालिसिस का ये मतलब है ना कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो अभी तो हम न्यूमेरिकल डाटा देख रहे हैं, इसके बाद कैटेगोरिकल डाटा भी देख लेते हैं। तीसरी चीज होती है को हीट मैप। हीट मैप सबसे अच्छी चीज है जब आपने तमाम न्यूमेरिकल डाटा को ना एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो, तब क्या करते हो, हीट मैप बनाते हो। हीट मैप क्या करते हैं, कोरिलेशन को प्रेजेंट करता है। तो उसके कोरिलेशन फाइंड करने का ये तरीका होता है कि आप जो भी डेटा सेट है उसको लिखो, डॉट कोर लिख दो, ठीक है, उसके आगे ये पैरेंथेसिस को डाल दो। अनोड इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है, अगर मैं अनोड के बगैर आपको बना के दिखाता हूँ कि अनोड के बगैर इसका क्या मतलब है। अगर हम इसको रन करें ना, नोट के बगैर देखो ये सिर्फ कलर्स आ रहे हैं। आपको अगर नंबर्स भी चाहिए ना कि डाटा कितना एक दूसरे के साथ अलाई कर रहा है, तो अगर आप नॉट इक्वल ट्रू कर दो तो यहाँ पर नंबर्स भी आ जाएंगे। अच्छा, इसका मैंने मतलब उस दिन भी बताया था, आपको भाई बता देता हूँ। नंबर्स का ये कलर्स का ये मतलब है कि इनका रिलेशन है आपस में। वन का मतलब है कि हाईएस्ट को रिलेटेड है। जैसे सर्वाइव्ड आपस में जाहिर सी बात है कि एक ही कॉलम है तो हाईएस्ट रिलेटेड है, इसलिए इसकी वैल्यू वन है। जीरो का मतलब है एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इधर किसी की वैल्यू शायद जीरो हो। आई डोंट थिंक सो कि किसी की वैल्यू जीरो है। जीरो का मतलब है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जीरो पे ये कलर है, ये इधर किसी का नहीं है, कैसा है चेक कर लेना, मिल नहीं रहा फिलहाल मुझे। और जीरो से नीचे का मतलब है कि नेगेटिव रिलेशन है, कि इनवर्स रिलेशन कह लो, कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, दूसरी चीज के बढ़ने से एक चीज कम हो रही है। जीरो से लेके जो वन तक के दरमियान जो चीज बढ़ती जाएगी ना, उसका मतलब ये है कि एक चीज के बढ़ने से पॉजिटिव कोरिलेशन है, कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। अब ऐसे हीट मैप बनाकर तमाम न्यूमेरिकल डेटा का आपस में क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद एक चीज आ जाती है कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। हम कैटेगोरिकल डाटा को देख लेते हैं। कैटेगरीज में आप ये भी करते हो ना, काउंट काउंट प्लॉट्स ही बनाते हो, कब चीजों को काउंट करते हो या बार प्लॉट बना लेते हो। फॉर एग्जांपल हम जैसे पी क्लास और सर्वाइव क्या है, पी क्लास और सर्वाइव दोनों कैटेगरीज है ना। पी सर्वाइव का मतलब क्या है कि जिंदा है या नहीं है। पी क्लास है क्या, कौन सी क्लास है, तो मैं क्या करूंगा, एस एन एस डॉट बार प्लॉट बना देता हूँ मैं। और इसके अंदर मैं लिखूंगा डी एफ डाटा एक्स इज इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ हम लिख लेते हैं पी क्लास, या पी क्लास ही कर लेते हैं चलो। और मैं वाई कर लेता हूँ सर्वाइव, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि तीनों क्लास की वजह से सर्वाइवल रेट बता दिया मुझे कि कितने सर्वाइव किए हैं। जैसे जो फर्स्ट क्लास में बंदे थे वो सबसे ज्यादा सर्वाइव किए, जो दूसरी क्लास में उससे कम, जो तीसरी क्लास में वो सबसे ज्यादा कम सर्वाइव किए, ठीक है। ऐसे ये कैटेगरीज का आप बना सकते हो प्लॉट। अब कैटेगरी को क्या कर सकते हो, कैटेगरी का न्यूमेरिकल डेटा के साथ भी बना सकते हो, किसी कैटेगरी को न्यूमेरिकल डेटा से कंपेयर कर दो, या आईटी से आप इस तरह की चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक पेयर प्लॉट बना ले, स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये कैटेगरी है ना, हमने कैटेगरी को एज ह्यू दे दी कि इस बेस पे डाटा को डिवाइड कर दो, इस कैटेगरी के बेस पे। अगर मैं इसको रन करूँ तो इसने कलर्स की बेस पे डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं एटीसी, ठीक है। अब बार प्लॉट बना लो, काउंट प्लॉट बना लो, डिस्क प्लॉट बना लो, बॉक्सिंग प्लॉट बना लो, जोन सा प्लॉट बनाना है सारे प्लॉट बना सकते हो, ठीक है। मैं इधर एक और लिख लेता हूँ एस एन एस, मैं इसको बॉक्सिंग में प्लॉट बना के दिखा देता हूँ आपको, जिसको जिसको हम कैटेगरी के बेस पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम ह्यू का कॉलम दे देते हैं। मैं ह्यू लिख देता हूँ इधर। हम किस बेस पे डिवाइड करें, पी क्लास की बेस पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ना कि उसने तीन चीजों की बेस पे डिवाइड कर दिया, एक सर्वाइव्ड और एज का आपस में रिलेशन बनाया। और यहाँ पर देखो कि जीरो और वन, यहाँ पर एज आ गई, ठीक है। उसने फिर पी क्लास कैटेगरी की बेस पे उसके डाटा को डिवाइड कर दिया। ईडी एनालिसिस सारा यही है कि डाटा को एक्सप्लोर किया हमने मोस्टली ना, इसमें और कोई चीज नहीं की। इसके बाद हम डाटा रैंगलिंग को कल या परसों देखेंगे। कल अगर आपने प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया तो ठीक है।
नहीं तो हम पर्सनल डाटा रैंगलिंग को देखेंगे, ठीक है। डाटा रैंगलिंग बेसिकली डाटा को ज्यादा डिटेल में क्लीन करना, उसको नॉर्मलाइज करना, टीसीए स्टेप्स हैं, ठीक है, उसको भी हम कल देखेंगे। हम या तो इसी डाटा सेट पे देखेंगे, किसी और डाटा सेट पे देखेंगे। कल तक शायद मैं आपको ना एक वीडियो एक और किसी और डाटा सेट की ईडी एनालिसिस की अपलोड कर दूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक डाटा सेट पे हमने अप्लाई किया। तो अभी हमने लास्ट स्टेप रह गया, इसकी कंक्लूजन भी लिखनी होती है, ठीक है, कि हमने क्या क्या स्टेप्स किए, कैसे किए। वो आप डिटेल में, जितनी डिटेल में लिख सकते हो लिखो। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, जितनी डिटेल में लिख सकते हो लिखो। कंक्लूजन लिख लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में आप लिख दो कि मैं जस्ट अभी से स्टार्ट करूंगा, ये खुद ही लिख देगा कि वी हैव परफॉर्म सक्सेसफुली द डाटा एनालिसिस इन ट्राइटेनिक डाटा सेट। उसके बाद वी आल्सो क्लीन द डाटा, हैंडल द आउटलायर्स, वी आल्सो परफॉर्म यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, वी आल्सो फाउंड द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ऐसे इसको ना, आप इसका बेटर भी होता है, आप इसको स्टेप्स में लिखो, ठीक है। और स्टार्ट में एक आप ईडी एनालिसिस की बुक में वो वाला क्यू का बनाओ, ठीक है। यहाँ पर जिस स्टेप पे वो बंदा क्लिक करे ना, उस चीज पे पहुंच, जो उसने स्पेसिफिक चीज देखनी है। तो मैं जब जितनी मर्जी कंक्लूजन लिख दो, इंपॉर्टेंट फीचर्स डाटा, मिस्ड प्रोडक्शंस और etc ना। कल हम यही देखेंगे, कल हम डाटा रैंगलिंग को देखेंगे, डाटा को प्री प्रोसेस कैसे करते हैं मशीन लर्निंग के लिए ना। आज हमने सिर्फ ईडी एनालिसिस को देखा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। और आपको ना मैं प्रोजेक्ट बताता हूँ, मेरे से कोई मैसेज ना करे भाई जो यूट्यूब पे रिकॉर्ड नहीं थी कि असाइनमेंट क्या है, ठीक है। आपने एक प्रोजेक्ट करना है, अगर आपने ग्रुप में करना है आपकी मर्जी है, 3 बंदों का ग्रुप बना सकते हो आप, या पुराने ग्रुप्स में करना है आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर ग्रुप में करना है तो आप वो जो कम्युनिटी वाला ग्रुप है उसमें जाकर पूछ सकते हो कि किसी ने ग्रुप बनाना है तो उसके साथ बना के, या कोई ऑलरेडी दोस्त है तो उसके साथ भी कर सकते हो। मुझे नोटबुक चाहिए बहुत प्यारी, ठीक है। ये तो मैंने एक नॉर्मल नोटबुक बनाई है, इससे 10 गुना ज्यादा प्यारी नोटबुक चाहिए जिसमें डाटा को स्टोरी टेलिंग की हो पूरी ना, कि डाटा क्या है, क्यों है, कैसे है, हर चीज मुझे एक एक स्टेप मार्कडाउन के अंदर लिखा हो। और डिटेल में लिखा हो कि जैसे अंडरस्टैंडिंग डाटा है ना, उसमें पूरा लिखा हो कि मैंने पहले ये करना है फिर इसके बाद ये करना है। डिटेल हर चीज लिखी हो। पहला स्टेप तो ये है, सही है, कि आपने नोटबुक बड़ी प्यारी बनानी है। दूसरी ये है कि आपने जो डाटा है ना, कैगल से या गूगल की डाटा सेट से उठाना है, एसएनएस की लाइब्रेरी वाला डाटा सेट यूज नहीं करना। अगर किसी ने किया, उसको मैं ना नेक्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग का लिंक दे रहा हूँ, ना मैं उसको लाइव क्लास का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है। और दूसरी तीसरी चीज ये है कि आपने डाटा सेट को अच्छा उठाना है, उस पर काम करना है, बेशक केबीज का डाटा सेट क्यों ना हो, ठीक है, आपने उठा के अपनी मशीन के हिसाब से उस पर कर लेना है। मैं ग्रुप में इसलिए कह रहा था, ग्रुप में बनाने का ये फायदा है कि आप आइडियाज को शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, और ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो उसका फायदा ग्रुप में बनाने का ये है, ग्रुप में काम करने का। तो आपको आइडिया भी देगा आप कैसे काम करते हो। बेटर भी ये है कि आप गिटहब के जरिए काम करो, ठीक है। वो अपनी रेपोजिटरीज पे पुल रिक्वेस्ट etc स्टेप्स करके यूज करोगे ना, तो आपको शो हो जाएगा, सही है, कि आपने काम कैसे करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी गिटहब की। और ये सब चीजें हैं कि आपने डाटा कोई अच्छा डाटा सेट उठाना है, उसकी स्टोरी टेलिंग पूरी अच्छी तरीके से करनी है, ग्राफ्स बनाने हैं, सारे डाटा एनालिसिस को परफॉर्म करने हैं, डाटा को क्लीन करना है, किसी हर स्टेप करना है, ठीक है। तो यार नोटबुक चाहिए अच्छी। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि क्लास में भी कोई बंदा नहीं आता। असाइनमेंट्स में आई थिंक 20 बच्चे भी नहीं सबमिट करवाते, कोई 40 बच्चे हैं और उसमें से 20 बच्चे भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते। उसके अलावा कल से ना फिर फिल्टर के एक हिसाब से मैंने फिल्टर कर देना है कि जो बंदा मुझे दे रहा है ना, तो वो कर देगा। इसमें से आप सिर्फ 2 बंदे थे जो मुझे कह रहे थे कि हमने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई, हम सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर्स देखा करेंगे। उनके बाद चलो ठीक है, वो भी ये उन्होंने साथ मुझे ये भी कहा था कि हमें सर्टिफिकेट से नहीं चाहिए। उनकी उनकी केस ही खत्म हो गया, ठीक है, उनकी बात अलग है। जो बाकी है ना, उनको कोई लिंक नहीं मिल रहा और कोई कुछ नहीं मिल रहा। यूट्यूब पे मैंने वो उनको अनलिस्ट कर देना वीडियोस को, ताकि वो जो लिंक से एक्सेस हो, और मैं नया ग्रुप बनाऊंगा जो सिर्फ असाइनमेंट्स आ रही हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो आपका प्रोजेक्ट यही है कि आपने ईडी एनालिसिस करना है किसी भी डाटा सेट के ऊपर। दो बंदे अगर कर रहे हो तो दोनों दो अलग अलग डाटा सेट्स पे भी कर सकते हो आप काम। आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। जितनी इसमें कर सकते हो करो, क्योंकि एक ऐसी स्किल है जिसकी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। आपने प्रोजेक्ट एक प्यारा सा बनाना है, जिसको देख के मजा आए, और डाटा सेट भी अच्छा हो। टाइटैनिक का डाटा सेट एक अच्छा डाटा सेट है, लेकिन जो आईआरएस और टिप सिटीज के जो कार्स के डाटा सेट है वो अच्छा डाटा सेट नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक का एक पूरा कंपटीशन पड़ा हुआ है गूगल के ऊपर। तो इसलिए मैं यही चीज बार बार कह रहा हूँ कि आपने एक अच्छे डाटा सेट पे काम करना है, और उसमें से ये सब चीजें परफॉर्म करनी है। आपका यही प्रोजेक्ट है। और जो अभी लाइव क्लास में बैठे होंगे जाना मत। अभी हमने एक और सेशन रिकॉर्ड करना, सही है भाई। तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लो काइंडली। तो मैं आपको दोबारा